हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट पाली का, उसका आंसर की क्या है जो 6 to 8 के लिए है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तीसरा है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। और नंबर 4 है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो आपका इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला पर आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके के किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। विकल्प नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 यानी सी, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स नंबर 4। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 यानी विकल्प नंबर 3, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर एक्स की अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है। विद्यार्थियों को खाली स्थान यहाँ पर सीखने में सक्षम बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, औपचारिक संक्रिया अवस्था और बीजगणित और गणना। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और कारण जो दूसरा है आर का, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि दूसरा विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर दूसरा विकल्प, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 से फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए। गतिशील होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 11 नंबर। प्रश्न नंबर 11 है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसका विकल्प बी हो जाएगा, दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, कारण ये
अभिकथन ए था, अभिकथन जो आर है वो क्या कर रहा है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, यानी विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा, दोनों ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अभिकथन है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ठीक है। और जो कारण आर है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। इसका विकल्प बी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 फ्रेंड्स, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ये आंसर आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 16 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे खाली स्थान है के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, अधिक जानकार अन्य और बस बाहर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है फ्रेंड्स, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक खाली स्थान स्थिति है जो शिक्षार्थी की खाली स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है। तो कैसी है? तांत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ये समस्या है फ्रेंड्स। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। तो ये नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, यह एक जटिल प्रक्रिया सही है। ठीक है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, ये भी सही है। और यह एक विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी सही, यानी कि विकल्प नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर 4 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पहला एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21। अधिकथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण क्या है देख लेते हैं। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही हैं, सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है फ्रेंड्स, कह रहा है ना कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा 4, स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड्स, वास्तविक जीवन की अभिकथन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों के सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण उसका क्या है? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। विकल्प नंबर इसका बी हो जाएगा आपका सही। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है।
आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि इसका विकल्प हो जाएगा, देखते हैं। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बात सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं, तो विकल्प नंबर आपका एक सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, 25वां प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 है, अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा संचारवादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 26 है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रित तर्क है? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन और शैक्षिक निहार, और इसका विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। अगले प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न नंबर 27 है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है, ठीक है, वो पुरस्कार जीतना चाहती है तो वो बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण के प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो ध्यान देना। प्रश्न नंबर 29 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, पारंपरिक नैतिकता। प्रश्न नंबर 30वां और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो पेडागोजी था जो सीडीपी का, उसमें जो करेक्ट आंसर थे उसका ट्रिक हम लोगों ने अभी कर लिया है। आपका कितना नंबर सही हो रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।